उत्तर प्रदेश भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य के साथ अंदरूनी कलह के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिल ही गया। फ्री हैंड का मतलब सरकार चलाने की खुली आजादी। अब योगी आदित्यनाथ के सरकार पर केंद्र का दखल नहीं होगा, किसी अमित शाह का प्रभाव नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले खुद करेंगे, अपनी मर्जी से शासन चलाएंगे। जब इतनी आजादी मिली है तो कुछ न कुछ चुनौतियां भी है सामने और कुछ न कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है उनको। पहला जो चुनौती है और पहला जो लक्ष्य है ये है कि आगामी 10 विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उस पर योगी आदित्यनाथ को विजय दिलाना है। और इन 10 सीटों पर विजय के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम भी तैयार कर ली है। 30 मंत्रियों को लगा दिया गया है इन 10 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए। और नया जो फरमान जारी किया गया है इस चुनाव को जीतने के लिए वो कांवड़ यात्रा को लेकर है। सावन माह शुरू होने वाला है, उसके पहले कांवड़ियों की भीड़ चलती है उत्तर प्रदेश के सड़कों पर। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट फरमान जारी कर दिया कि कांवड़िए जिस रास्ते से गुजरेंगे उस पर ठेले वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, होटल वाले, चाय वाले सब अपने दुकान के स्टाफ और दुकान के मालिक का नाम लिखेंगे। वो किस जाति के हैं, इससे क्या होगा, इससे धार्मिक शुचिता बनी रहेगी। कांवड़ यात्रियों की जो धार्मिक मनोभावना है उसको ठेस नहीं पहुंचेगी। स्पष्ट मतलब है कि हिंदू मुसलमान के दुकान पे सामान नहीं खरीदेगा, चाय नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा। इसका एनडीए में ही विरोध हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल विरोध कर रहा है, बिहार में एनडीए के सहयोगी जदयू विरोध कर रहा है, चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। खैर, सरकारी फरमान है, उत्तर प्रदेश में जारी हुआ, उत्तराखंड में भी जारी हो गया। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक पड़ने वाला है। क्या ठेला लगाने वाला, क्या खोमचा लगाने वाला, क्या रेहड़ी लगाने वाला सिर्फ मुसलमान ही होगा? क्या जाति कार्ड का जो जवाब धर्म से भारत के राजनीति में दिया जाता है वो यहां भी सफल होगा? क्या ठेला लगाने वाला जाटव नहीं हो सकता है? क्या वो दलित नहीं हो सकता है? क्या ब्राह्मण किसी जाटव के दुकान पर चाय पीने जाएगा? सवाल ये भी है। आप धर्म में बांट रहे हैं, अगर हिंदू जातियों में बट गया तो आने वाले भविष्य की राजनीति का क्या होगा? तो मैं आज का जो विषय उठा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ चलाएंगे कांवड़ और उत्तर प्रदेश में मैदान मारेंगे चंद्रशेखर रावण। जी हां, लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। जिस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, लेकिन चंद्रशेखर रावण बिजनौर के नगीना सीट से लगभग 51% वोट अकेले पाते हुए एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी तीनों को करारी शिकस्त देते हुए उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हो गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटरों के लिए केशव प्रसाद मौर्य को प्रमोट कर रही है, वहीं कहीं सवर्ण नाराज ना हो इसलिए कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को भी डिफेंड करना पड़ रहा है। तो राजनीति है, राजनीति के इस खेल में सवर्ण और पिछड़ों की राजनीति के खेल में दलित वोटरों का खेल होगा। और चंद्रशेखर रावण कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश के सियासत में न केवल एनडीए गठबंधन वरन इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सबके लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। जिस ढंग से दलित युवाओं के बीच में चंद्रशेखर रावण की पहचान बनती जा रही है और कहीं न कहीं
जिस ढंग से सरकार की मंशा धार्मिक उन्माद के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना है, ऐसी स्थिति में दलित वोटों की संख्या जो कि उत्तर प्रदेश में 20 से 22% के बीच में है, उस पर अगर चंद्रशेखर रावण का प्रभाव हो गया तो कहीं न कहीं सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला चंद्रशेखर रावण भी बनाएंगे। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लंबा वनवास काल हो जाएगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी के उदय के बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग 16-17 साल तक सत्ता से दूर रही, ऐसी स्थिति क्या वापस आने वाली है? क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण के इस खेल में जिस ढंग की परिस्थितियां 2024 के लोकसभा चुनाव में आई, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। क्योंकि खेमे में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ सवर्ण चेहरा योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ पिछड़ों की राजनीति का चेहरा केशव प्रसाद मौर्य। इन दोनों के बीच में तलवारें तनी हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन यूपी के दो लड़कों के नाम पर एक लहर बनाती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कमाल करती हुई दिख रही है। लेकिन हम तीसरे कोण की बात कर रहे हैं। वो तीसरा कोण बना रहे हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। और रावण की लोकप्रियता बिजनौर में जिस ढंग से दिखी नगीना लोकसभा सीट पर, वो अगर विस्तारित हो गया और जिस ढंग के धार्मिक फरमान आ रहे हैं, कहीं न कहीं दलित वोटरों का झुकाव रावण के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में तीन ध्रुवों की राजनीति जब होगी तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई में 20-21 ठहरती है, लेकिन त्रिकोणात्मक लड़ाई में जब भी फंसती है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होता है। हालांकि अभी 2027 विधानसभा चुनाव में काफी समय है, लेकिन होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में चंद्रशेखर रावण ने भी कह दिया है कि वो हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा। वोटों के प्रतिशत को देखिएगा, सीट मत गिनिएगा। चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में करेंगे खेला। एक तरफ कांवड़ यात्रा जो सावन माह में निकलने वाली है, इसके लिए राजनीति हो रही है, और कहीं न कहीं इस कांवड़ यात्रा की राजनीति से दूर चंद्रशेखर रावण जो मुहर्रम के लिए भी बयान दे चुके हैं, मुहर्रम के जुलूस पर बयान दे चुके हैं, रोड पर होने वाले नमाज पर बयान दे चुके हैं। चंद्रशेखर रावण भी खेल करेंगे, कार्ड खेलेंगे। वो दलित के साथ मुस्लिम कार्ड खेल सकते हैं, वो दलित के साथ फॉरवर्ड प्रत्याशी का गेम कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर रावण 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति आज के तारीख में जिस ओर जा रही है, क्या इंडिया गठबंधन के अखिलेश और राहुल या एनडीए के आपस में लड़ रहे घटक, आपस में सवाल उठाते हुए घटक इसी ढंग का अगर राजनीति करते रहे तो निश्चित रूप से चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी के जगह को लेने के लिए बेताब हैं। आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर रावण के बारे में, और चंद्रशेखर रावण के भविष्य की राजनीति के बारे में अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।